दोस्तों तुम्हारे 12 चैप्टर्स में से ना मैं तुमसे 12 सवाल करूंगा और ये 12 सवाल बता देंगे कि तुम कितने पानी में हो। क्यों जरूरी है ये सेशन? बहुत यूजफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले बेटा तुमको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में तुम्हारा अभी हाथ थोड़ा सा कमजोर है। उन चैप्टर्स को जाके तुम लोग रिविजिट करोगे। और ये बेटा पहला पड़ाव है, ये तो छोटा सा टेस्ट है। इसके बाद एक महा टेस्ट आएगा 2 दिन बाद, तो तुमको प्रॉपर 2 दिन मिल रहे हैं बेटा। 2 दिन के बाद तुम लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर कर आओगे और मैं तुम्हारे लिए 50 से 60 सवाल लेकर आऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियो ही रहेगा, वो भी 50 से 60 सवाल होंगे पूरे के पूरे क्लास 9 मैथ सिलेबस के। और बेटा बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे। तुम लोग अगर वो सवाल करके अपने फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो पक्का फोड़ोगे। एक एक करके बेटा सवाल आएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सर का सॉल्यूशन देख लिया, पहले खुद से बनाओगे सवाल, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करोगे। तो बेटा आपका सिंपल सा पहले चैप्टर का ये सवाल है, ठीक है? पता होना चाहिए कि रूट्स के साथ कैसे डील करते हैं। तो बेटा यहां पर 2 की पावर 2 है और उस पे क्या है बेटा, थर्ड रूट लगा हुआ है। थर्ड रूट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 1/3। और अब इसी चीज पे बेटा यहां पर फोर्थ रूट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपको पता है बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे सारे के सारे, तो यहां पर 2 की पावर क्या आएगा, 2 टाइम्स 1/3 इंटू 1/4 यानी कि 1/12। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 2 टू द पावर 1/6 विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपने भी सही किया होगा। एकदम सरल सा सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगेन आपके पॉलिनोमियल्स पे बेटा। आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सारी की सारी चीजें बहुत क्लियरली आपके दिमाग में होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्प एंड क्लीन होने चाहिए। तो बेटा देखो, अपने को बताना है इसका वैल्यू। अब अपने को पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सिमिलरली आपको अब कमेंट में लिख के जाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा चलो देखो, जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है इसी पे ही सवाल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई को मैं राइट हैंड साइड में ले गया माइनस एक्स वाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो बेटा देखो यहां पर जो राइट हैंड साइड के ब्रैकेट में है ना, यही चीज आपको दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जब यहां पर बेटा ये चीज 0 हो गई तो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है बेटा। पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता होगा मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा 3,4 डाल दो और सेटिस्फाई करा दो, तो 4 आ जाएगा y की जगह, यानी कि 12, 3k प्लस 7। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5/3 के बराबर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉज करके सवाल पहले खुद बनाना, फिर सॉल्यूशन मैच करना, तो सिलियरस का भी पता लगेगा तुम लोगों को। हाँ जी, मिरर इमेज बतानी है इस पॉइंट की इन एक्स एक्सिस। बहुत बच्चों के लिए नया हो सकता है सवाल, तो बहुत हो सकता है कि आप इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिले। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम लोग ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, अपना एक्स और वाई एक्सिस बना लो। अब बेटा इस पॉइंट को फिगर आउट करो कि ये कहां होगा। 9,-8 ऑब्वियस सी बात है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा दोस्त। तो 9 में इस डायरेक्शन में चलूंगा, 8 में इस डायरेक्शन में चलूंगा। मान लेते हैं कहीं यहां पे लाई करता है 9,-8। अब बेटा इसका वाई एक्सिस में अपने को मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। मिरर इमेज का सिंपल सा मतलब होता है, अब आप इसको एज मिरर ट्रीट करोगे बेटा। ठीक है, प्लेन मिरर हो जाएगा। तो बेटा ये इससे जितना आगे है ना उतना ही आपको पीछे ले जाना है इसको। तो अब एक बात बताओ, ये कितना आगे है इससे, जितना आप एक्स के अलोंग चले थे, तो ये 9 ही तो आगे है। तो आप इसको 9 ही पीछे लेकर आ जाओ, यही इसका बेटा मिरर इमेज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर अब आप एक्स में नेगेटिव में गए हो ना, तो यहां पर ये वाला पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, -9 -8। कहां है बेटा, ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल आए तो अब बना लोगे आप लोग। सिंपल सा सवाल है, वाई इज एक्सियम 5, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है बेटा। कंसीडर एज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल का मतलब बेटा कि जो सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स के बाहर भी आप लोग अप्लाई कर सको। क्या कहता है आपका एक्सियम 5,
होल विल बी ग्रेटर देन द पार्ट्स। अब बेटा ये चीज आपको पता है कि हर जगह सही है यार। आप कॉन्टिनेंट ले लो, कॉन्टिनेंट के अंदर बेटा बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टिनेंट हर एक से बड़ा होगा ना, हर एक कंट्री से बड़ा होगा। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल मैंने लिया ताकि आपको थोड़ा सा आ जाए। वैसे मैं इस चैप्टर का बेटा सवाल लेने का सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सवाल ले लेते। ए बी बेटा सी डी के पैरेलल है और ईएफ अपने को दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है। एंगल जीईडी बेटा आपको दिया हुआ है 135 के बराबर। ठीक है, एज पर द गिवन फिगर। तो द वैल्यू ऑफ ए जी ई बेटा, ए जी ई यानी कि इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। ए बी और सी डी पैरेलल है। चलो एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। एंगल जीईडी बेटा ये 135 दिया हुआ है। अगर ये जीईडी ये कंप्लीट एंगल अगर 135 है बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भैया किसके बराबर हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या होंगे? समीशन इनका 180 डिग्री होता है, जिनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 180 माइनस 45 यानी कि 135 के बराबर। इसको देखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा। आप बोलोगे अरे सर इतना मेहनत करने का जरूरत क्या था, ऐसे z बन रहा है, या फिर सर ऐसे भी आप ले सकते हो, है ना, ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। बहुत सारे तरीकों से सवाल हो सकते हैं। आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। If AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, बेटा लास्ट क्वेश्चन से ना आपको सीखना है कि जो चीज आपको पहले स्ट्राइक कर जाए ना, वो आपके लिए बेस्ट मेथड है। यहां पर पेन तक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप ये 45 देख रहे हो तो कोई बच्चा बोलेगा ये 45, तो बेटा उसका एक स्टेप और बढ़ गया, लेकिन आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर डायरेक्टली कोई बच्चा ये स्पॉट कर ले, अरे सर अगर ये पैरेलल हैं तो ए जी ई और जीई डी इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 135 है, तो ये भी 135 हो जाएगा। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो आपको बताना है कि क्या चीज सही होगी। तो बेटा आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा सवाल है। एक ट्राइंगल बना लिया अपन ने ABC, ठीक है, AB और AC बराबर है आपकी, और ऑल्टीट्यूड गिराया है आपने A से, और इसको बोल देते हैं D पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि BD और CD में क्या रिश्ता होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा। तो भाई अपन लोग ये वाला और ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें AB और AC बराबर है। ये 90 बेटा, तो ये भी 90, और इसके साथ साथ ये चीज कॉमन है। तो आप लोग बताओ क्या आपका राइट एंगल है दोनों में? बिल्कुल है। क्या दोनों इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज बराबर है? बिल्कुल है। क्या एक और साइड मिल रही है जो कि कॉमन है? बिल्कुल है। तो क्या RHS से बेटा ये और ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल हो गए सर। तो क्या ये और ये बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो भाई, ABCD इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको एंगल ADB के बारे में बताना है बेटा। चलो रोम्बस बना लेते हैं फटाफट से, प्यारा सा रोम्बस ये बना लिया मैंने, ABCD। उसने क्या बोला है? एंगल ACB बेटा 40 के बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल 40 के बराबर है। तो आपसे पूछा है एंगल ADB, एंगल ADB स्पॉट करेंगे बेटा, ये रहा। तो अपने को ये वाले एंगल के बारे में बताना है। तो अपने को यार पता है जो डायगोनल्स होती है रोम्बस की, वो आपका ये एंगल भी बाइसेक्ट करती है और आपस में भी बाइसेक्ट होती है एट 90 डिग्री, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस सवाल है। तो बेटा अगर ये भैया 40 हैं तो ये भैया भी 40 होंगे, और आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। दे बाइसेक्ट, जो डायगोनल्स होती है रोम्बस की, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो ये 40, ये 50, ये ट्राइंगल है बेटा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 40, ये 90, तो बचे हुए को 50 मिलेंगे। अगर ये 50 है तो थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा? 50, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट करेगा ये वाला डायगोनल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगेन इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको कोई और मेथड स्ट्राइक कर जाए तो आपके लिए वो बेस्ट है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज प्रोड्यूस्ड टू C सच दैट BC इज इक्वल टू OB। मार्क कर लेते हैं भाई सबसे पहले अपन लोग, है ना।
Also, CO is joined and produced to meet the circle in D if angle ACD is equal to 25. एंगल AOD के बारे में बताना है। ठीक है भाई, एंगल AOD मतलब इसके बारे में बताना है बेटा। अब देखो ये 25 है दोस्त, और ये बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हिट करती है तुमको जब भी तुम टू इक्वल साइड देखते हो ट्रायंगल में। तो ये वाले भैया 25 हो जाएंगे, ये 25 ये 25, तो इसके बारे में बता सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, 25 25, तो ये हो जाएगा अपना 50। अब बेटा यहां पर तुमको स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये जो ट्रायंगल है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पता है तुमको क्यों? क्योंकि भैया ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, वो तुमको सेंटर दिया हुआ है। तो अगर ये 50 है दोस्त तो ये भी 50 है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये वाला ट्रायंगल देखो, दो एंगल पता चल गया, तीसरा निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, 50 50 100, तो बचा हुआ हो गया 80। तो फटाफट से इसके बारे में बता दो, 80 और 25 105 हो गया ये। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105, यानी कि 75 डिग्री मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में। जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि 80 देखा तो अरे बचा हुआ 100 हो जाएगा। अरे भाई ये 80 पूरा नहीं है, 80 सिर्फ ये सेंट्रल वाला है। तो 80 प्लस 25 माइनस करोगे 180 में से। ओह भाई, सबसे बढ़िया सवाल है आज के सेशन का। जिस बच्चे ने ये वाला सवाल कर लिया मतलब उसकी तैयारी एकदम बढ़िया है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 35, 54 एंड 61। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज। ध्यान से समझना बेटा, ये सवाल में जेन्युइनली दम है। आराम से तुमको समझाऊंगा, बिल्कुल पेशेंटली। जिनको नहीं आता इस बारी समझ आ जाएगा, एक ही बारी में समझ आ जाएगा। 35, 54, 61 दिया हुआ है। तो भाई मेरे को तीन साइड्स पता है अपने ट्रायंगल की, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के मैं एरिया निकाल सकता हूं। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि यार एरिया निकालने का ना एक और फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस टाइम्स हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अब एक बात बताइए, इन तीनों की मदद से हीरोन्स फॉर्मूला लगा के क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब ये लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड का क्या सीन है यार, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। एक बात बताइए, अगर आप ऐसे ही रैंडमली कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है, चलो इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल दो। आपको पता है आप ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, आपको पता है आप बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, और आपको पता है आप ऐसे सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। अब इन तीनों परपेंडिकुलर्स में से मैक्सिमम लेंथ वाला परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा हमको? तो एक बात बताओ, अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के सोचूं, एक बारी मैं इस वाली हाइट को लेता हूं, एक बारी मैं इस वाली हाइट को, और एक बारी मैं इस वाली हाइट को, और फिर अगर मैं ये वाली हाइट लूंगा दोस्त तो बेस मेरे को ये लेना पड़ेगा, ये वाली हाइट लूंगा तो बेस मेरे को ये लेना पड़ेगा AC, और अगर मैं ये वाली हाइट लूंगा तो बेस मेरे को ये लेना पड़ेगा। लेकिन हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट हमेशा सेम ही आएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है, तो एरिया तो सेम होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं, चलो तीनों हाइट्स को मैं बोल देता हूं H1, H2 और H3। इस वाली को मैं बोल रहा हूं बेटा AD। चलो एक काम करते हैं, बढ़िया से ही इसको करते हैं, जल्दबाजी क्या है अपने को, DEF। अगर मैं तुमसे बोलता हूं हाफ टाइम्स AD टाइम्स BC, क्या तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा? बिल्कुल देगा। क्या तुमको हाफ टाइम्स BE टाइम्स AC एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा? बिल्कुल देगा। क्या तुमको हाफ टाइम्स CF टाइम्स AB एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा? बिल्कुल देगा। अब एक बात बताओ, जब ये हाफ तो कुछ नहीं कर रहा, हर जगह सेम ही है, ये जो होना चाहिए तीनों जगह सेम होना चाहिए। अब जहां पर भी मेरी साइड लेंथ सबसे छोटी होगी, उसी का ही तो हाइट वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। तो मतलब ये जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड मेरे को मिलेगा ना, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड वहां मिलेगा, उस पे गिरेगा जहां पे सबसे छोटी साइड होगी। सबसे छोटी साइड कहां है बेटा? यहां है। अब तुमको मुद्दा समझ आ गया। अब तुमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है पीसफुली, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। सबसे पहले बेटा यहां पर S निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो। तो 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2 किसके बराबर आएगा? 35 और 30 और 50, 80, 80 और 89, 90, 150 बाय 2, 75। ठीक है, 75 सेंटीमीटर तुम्हारा S आ गया। फटाफट से बेटा वीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल देंगे। तो 75 रूट नहीं लगा रहा अभी मैं, 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस 35, 40,
मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस दिस 21 और 14। ठीक है, रूट नहीं लगा रहा अभी। दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। बेस तुमको कौन सा लेना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो सबसे छोटा वाला साइड पकड़ोगे। लॉजिक इसका बता चुका हूं। और इसकी तुमको तलाश है एच की। यहां पे रूट था बेटा, तो यहां पे स्क्वायर कर दो। तो एक काम करो, एक और हाफ ले लो, 35 ले लो और एक और एच ले लो। बस अब कैलकुलेशन करनी है तुमको। तो एच स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 2 और 2 यहां पे जाके, चलो 2 2 75 40 21 14 अपॉन नीचे क्या आएगा 35 टाइम्स 35। चलो सॉल्व करेंगे एकदम पीसफुली बेटा। तो 7 3 7 5 7 2 7 5 परफेक्ट। चलो 5 1 5 8 5 1 5 15 खत्म। नीचे वाला सब हिसाब खत्म हो गया भाई। अब देखो एच स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, यहां पर बेटा मेरे को पेयर्स दिख रहे हैं तो पेयर्स में ही ले लूंगा ताकि मेरे को फटाफट से आंसर दिख जाए। तो 2 2 15 कैसे टूट सकता है, 3 इंटू 5 है ना। तो एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। 8 कैसे टूट सकता है, 2 2 2 और फिर यहां पर हो गया अपने पास एक 3 और एक 2। देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है भाई, स्क्वायर नंबर है तो जोड़ा बना के कर सकते हो। इसका जोड़ा बन रहा है बेटा, इसका भी जोड़ा बन रहा है और इनका भी जोड़ा बन रहा है और इनका भी जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े में से एक एक निकाल लो, क्योंकि अब h निकालना है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं, h की वैल्यू बतानी है ना बेटा। तो यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा और एक यहां से अपने पास 3 निकल जाएगा। ये जो 5 है ये अकेला रह गया, इसको दुकेला पार्टनर नहीं मिला। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 दिया 24 और फिर भाई 5 का अगर कोई पार्टनर नहीं है तो ये खुद को √5 में तोड़ लेगा, यानी कि 24 √5 मेरा आंसर आएगा दिस। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई कि कैसे सर ने यार पेयर बना दिए, तो ये बहुत लॉजिकल चीज है। 10th में जब आपको रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी तब। और अगर ये नहीं समझ आए तो आपको नॉर्मली इसको कैलकुलेट करके जैसे आप रूट निकालते हो वो निकालना है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, जिसका बेटा लेंथ ये है, विथ ये है। तो चलो ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो, आपको बेटा ये दिया हुआ है 12 के बराबर, ये दिया हुआ है 9 के बराबर और ये दिया हुआ है 8 के बराबर। और आपसे पूछा है कि इस रूम में सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है, उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे लंबी रोड पता है कौन सी होगी, अपने रूम में देखो, एक वो वाला कॉर्नर पकड़ो और एक ये नीचे वाला जो डायगोनली कनेक्टेड हो और सेम प्लेन में नहीं है, यही आपकी बेटा लॉन्गेस्ट रॉड बनेगी। मैं इसमें दिखाता हूं, जैसे मैंने मान लो ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया ना, तो यहां पर मैं क्या पकड़ूंगा बेटा, ये वाला कॉर्नर। तो ये वाली जो डायगोनल है ना ये लॉन्गेस्ट होगी बेटा। अब ये निकाले कैसे, तो एक काम करो, ये जो आपका बेस है इसका डायगोनल निकाल लो और ये 90 डिग्री है देखो। ठीक है, आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो। अगर आपको ये निकालना है, ये आपने क्या किया, जो आपका बेस है ना उसका डायगोनल निकाल लो सबसे पहले। तो आपका बेस का डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा, 12 है 9 है, तो ये हो जाएगा आपका, निकाल लेना कैलकुलेट कर लेना, 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 225 ना, 144 और 81, हाँ तो 15 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये वाली चीज 15 आ गई, ये वाली चीज 8 है, तो आप ये निकाल लेना बेटा, आपको 17 के बराबर मिलेगा। आंसर आपका 17 आएगा। 17 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, in an examination the 10 students scored the following marks, the range of this data is, range का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो भाई सबसे छोटी वाली वैल्यू कहां दिख रही है, 47, और मैक्सिमम वैल्यू कहां दिख रही है 99। इनका डिफरेंस लेना है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 3 52 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई आप लोगों को अब खुद को एकदम जज करना है कि ये 12 सवालों में से आपकी क्या सिचुएशन थी, आपके कितने सवाल इजीली बन गए, कहां पर आपको दोबारा से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की जरूरत है। उसके बाद बेटा 2 दिन बाद, मतलब एक कल और फिर परसों ही वीडियो डलेगा। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा,
सवा घंटा 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें मैं 50 से 60 सवाल करवाऊंगा पूरे क्लास 9th मैथ्स के। आप लोगों ने अगर वो सवाल बना लिए बेटा तो तुम्हारी 10th के लिए बेस भी रेडी हो जाएगी और तुम लोग अपने स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में भी अच्छा करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगले साल बेटा तुमको मजा आने वाला है मैथ्स पढ़ के। जय हिंद दोस्तों।